स्टूडेंट, हमारा संप्रेषण तकनीकी चल रहा था। उसमें हमारा संप्रेषण का मैंने अर्थ आपको बता दिया था और परिभाषा उसकी बता दी थी। उसके बाद संप्रेषण की प्रक्रिया भी मैंने आपको बता दी थी कि प्रक्रिया किस तरह से होती है। प्रेषक होता है, वो संदेश देता है, फिर वो किस माध्यम से संदेश देता है। उसके बाद प्रतिपुष्टि, जिसके पास संदेश भेजा जाता है वो प्रतिपुष्टि करता है, फीडबैक देता है। और इस जो प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने बताई थी वो ये थी कि संदेश जिस अर्थ के साथ भेजा गया उसी अर्थ के साथ पहुंचना चाहिए। उसका मतलब अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर अर्थ चेंज हो जाएगा तो संप्रेषण प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। और संप्रेषण का अर्थ भी मैंने आपको बता दिया था कि ये कम्युनिकेशन शब्द, जो कम्युनिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। और कम्युनिस्ट शब्द का क्या अर्थ है, जानना या समझना, तो ये सब मैं बता चुकी थी। और कम्युनिस्ट शब्द भी कॉमन शब्द से लिया गया है, जो कि नाम से ही पता चल रहा है। कॉमन, कॉमन यानी कि सामान्य। मतलब संप्रेषण का अर्थ है किसी विचार या तथ्य को कुछ व्यक्ति में सामान्य या कॉमन बना देना। तो और संप्रेषण का अर्थ हम अगर लगाएं तो संप्रेषण या संचार शब्द से मतलब होता है तथ्यों, सूचनाओं, विचारों आदि को भेजना या समझना। उसके बाद मैंने आप लोग को संप्रेषण के तत्व भी करा दिए थे। तो संप्रेषण के तत्व में संप्रेषण संदर्भ, भौतिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ, मनोवैज्ञानिक संदर्भ, समय संदर्भ, संदेश का स्रोत क्या है, संदेश, संप्रेषण का माध्यम, संकेत या प्रतीक, और एनकोडिंग, एनकोडिंग यानी कि संदेश बनाना या लिखना, डिकोडिंग, डिकोडिंग यानी कि समझना या पढ़ना संदेश को। उसके बाद पृष्ठ पोषण और संदेश ग्रहण करता, ये सब क्या है, संप्रेषण के तत्व हैं। अगर इनमें से आते हैं तो आप लोग ये आप बता सकते हैं कि संप्रेषण के तत्व कौन कौन से हैं। तो ये सारे संप्रेषण के तत्व हैं, ये मैंने आपको समझा दिए थे। लास्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। और उसके बाद संप्रेषण के प्रकार मैंने आप लोग को बताए थे। तो संप्रेषण के प्रकार में दो तरह के संप्रेषण के प्रकार बताए थे, दो भागों में बांटा हुआ था, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में भी दो भाग किए गए हैं, एक मौखिक संप्रेषण और दूसरा लिखित संप्रेषण। और अशाब्दिक संप्रेषण के 3 भाग किए गए हैं, जो कि वाणी संकेत, चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं, और तीसरा स्पर्श संपर्क। तो ये इसके भाग किए गए हैं, संप्रेषण के प्रकार हैं ये। मतलब आप लोग से अगर पूछा जाए कि संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख तत्व कौन से हैं, तो इसमें आप लोग ये भी कह सकते हैं, विचार है, प्रेषण है, एनकोडर है, सेंडर। एनकोडर को सेंडर या स्पीकर भी बोलते हैं। प्राप्त करता है, जिसे हम रिसीवर या लिसनर भी बोलते हैं। और संदेश होता है, प्रतिपुष्टि होती है। तो ये सारे इसके तत्व होते हैं। उसके बाद संप्रेषण के प्रकार में अगर आपसे पूछा जाए कि संप्रेषण के कितने प्रकार हैं, तो संप्रेषण के 2 प्रकार हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। और एक ऐसे बहुत सारे प्रकार लोगों ने बताए हैं, लेकिन मुख्य यही है कि शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण। उसके बाद सार्वजनिक संप्रेषण होता है, और मौखिक, लिखित मौखिक संप्रेषण, अशाब्दिक में वाणी, ये सारे मैंने आपको अभी बताए हैं सारे। और लेकिन जैसे उपयोग के आधार पर संप्रेषण को शैक्षिक तथा लोक संप्रेषण 2 भागों में बांटा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि उपयोग के आधार पर संप्रेषण को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बोलेंगे 2 भागों में। और कौन कौन से में, तो आप बोलेंगे कि शैक्षिक तथा लोक संप्रेषण। तो ये उपयोग के आधार पर है। और इसमें भी व्यक्तिगत और सामूहिक संप्रेषण होता है, और भी तरह के बहुत से संप्रेषण होते हैं, जैसे अनौपचारिक, औपचारिक, एकल या एक तरफा, वन संप्रेषण, द्वितरफा संप्रेषण जिसे कहते हैं, अतः वैयक्तिक संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। तो इसके अंतर्गत आएंगे बाद में। लेकिन उपयोग के आधार पर हम देखेंगे कि 2 भागों में जो संप्रेषण को बांटा गया है, कि शैक्षिक संप्रेषण और लोक संप्रेषण। आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि ये है क्या। चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
याद रखिएगा ये उपयोग के आधार पर है। वैसे संप्रेषण के दो प्रकार बताए हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। उसके अंदर भी उसके भाग किए गए हैं, लेकिन अगर उपयोग के आधार पर आपको पूछा जाए तो उपयोग के आधार पर दो हैं, शैक्षिक संप्रेषण और लोक संप्रेषण। तो इसमें देखते हैं कि शैक्षिक संप्रेषण में क्या है। शैक्षिक संप्रेषण से तात्पर्य शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए संप्रेषण से होता है। देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि शैक्षिक संप्रेषण क्या होगा, तो शैक्षिक संप्रेषण में शैक्षिक जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए किया गया संप्रेषण होता है। ठीक है, इसमें शिक्षक संदेश का स्रोत अथवा संदेश देने वाला व्यक्ति तथा छात्र संदेश ग्रहण करने वाले होते हैं। जहाँ तक संदेश का प्रश्न है, यह संदेश कोर्स की विषय वस्तु से या सहगामी क्रियाओं से संबंधित होता है। ये तो है ही, शैक्षिक संप्रेषण तो वो कोर्स होगा, विषय वस्तु होगी या उससे संबंधित जो भी सहगामी क्रियाएं होती हैं जो कि कोर्स के संग संग चलती हैं उनसे ही संबंधित होता है। शिक्षक छात्रों को विषय वस्तु या प्रकरण स्पष्ट करने के लिए शैक्षिक संप्रेषण में शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों ही प्रकार के संप्रेषण का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से करने का प्रयास करता है। जो टीचर होता है वो छात्रों को विषय वस्तु या जो भी प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए शैक्षिक संप्रेषण में शाब्दिक भी हो सकता है या अशाब्दिक भी हो सकता है, दोनों तरह का संप्रेषण कर सकता है। अपने संप्रेषण को और प्रभावशाली बनाने के लिए वो दोनों ही संप्रेषण का यूज़ कर सकता है, जिससे उसका शिक्षण सफल एवं प्रभावशाली बन जाता है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए प्रभावशाली शैक्षिक संप्रेषण का होना अनिवार्य है। यह डॉक्टर गुप्ता के शब्दों में, शैक्षिक संप्रेषण के अंतर्गत छात्रों को विभिन्न प्रकार के शैक्षिक नियमों, सिद्धांतों, नीतियों, शिक्षण की विधियों तथा पद्धतियों तथा निर्देशन एवं परामर्श आदि के विषय में शिक्षा प्रदान की जाती है। इन्होंने बोला है, डॉक्टर गुप्ता के शब्दों में है, इन्होंने बोला है कि शैक्षिक संप्रेषण के अंतर्गत छात्रों को विभिन्न प्रकार के शैक्षिक नियमों, मतलब इसके अंतर्गत क्या है, छात्रों को कई प्रकार के शैक्षिक नियम, सिद्धांत, नीति, शिक्षण की विधियों तथा पद्धतियों का के बारे में बताया जाता है और उनके बारे में सलाह दी जाती है। इसके लिए शिक्षा पाठ्य वस्तु के विश्लेषण के साथ साथ संप्रेषण प्रक्रिया का भी प्रयोग करता है। संप्रेषण तथा संग्राहक के मध्य संप्रेषण प्रक्रिया के कारण निम्नांकित संबंध होते हैं। ये दिए हुए हैं कि संप्रेषण प्रक्रिया के कारण निम्नांकित संबंध कौन से होते हैं, तो ये दिए हुए हैं। उन्मुखीकरण, तदनुभूति का विकास, प्रतिपुष्टि, भौतिक निर्भरता, विश्वसनीयता, अंतःक्रिया। तो ये इसके बारे में दिए हुए हैं, देखिए। आप लोग नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये हैं 3 लोग हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर ये डेफिनेशन तैयार की है। तो ये देख लेते हैं, खन्ना, लांबा और सक्सेना, 4 हैं ये, व मूर्ति। तो इन्होंने 1993 में ये डेफिनेशन दी थी। ये चारों लोगों ने मिलके इन्होंने क्या कहा है, देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक तथा छात्रों को एक साथ मिलकर कार्य करने के क्षेत्र में संप्रेषण एक प्रमुख साधन के रूप में कार्य करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किसमें, जो सीखने की प्रक्रिया होती है, किसमें, शिक्षा के अंतर्गत। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यानी कि शिक्षण कार्य में सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें शिक्षक और छात्र एक साथ मिलकर कार्य करने के क्षेत्र में संप्रेषण में एक प्रमुख साधन के रूप में कार्य करता है। मतलब शिक्षक तथा छात्र को एक साथ मिलकर कार्य करने के क्षेत्र में संप्रेषण एक प्रमुख साधन है। जब तक संप्रेषण अच्छे से नहीं होगा तो वो कुछ सीख नहीं पाएगा, तो ये एक प्रमुख साधन के रूप में कार्य करता है। संप्रेषण ही शिक्षक तथा छात्रों को एक साथ बांधे रखने में, उन्हें प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। संप्रेषण के द्वारा ही तो वो एक दूसरे को बांध के रखते हैं, क्योंकि संप्रेषण के द्वारा ही तो एक दूसरे के विचार पहुंचते हैं एक दूसरे तक, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ।
शिक्षक सैद्धांतिक रूप से शिक्षण हेतु अपनी पाठ्य योजनाएं बनाता है। शिक्षण विधियों, नीतियों, प्रविधियों आदि के प्रयोग पर विचार करता है और अपने विचार तथा योजनाओं के अनुसार शिक्षण हेतु इन्हें कार्यान्वित करने में संप्रेषण का प्रयोग करके छात्रों को विषय वस्तु समझाने में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ये देखिए, शिक्षक सैद्धांतिक रूप से शिक्षण हेतु, एक टीचर शिक्षण के लिए अपनी पाठ्य योजनाएं बनाता है। शिक्षण विधियों, नीतियों, प्रविधियों आदि के प्रयोग पर विचार करता है कि किस तरह से शिक्षण विधियों का यूज़ करना है या नीतियों का या प्रविधियों का यूज़ करना है, तो ये सोचता है और रूपरेखा बनाता है और अपने विचार तथा योजनाओं के अनुसार जो टीचर की योजनाएं होती हैं, जो विचार होते हैं कि किस तरह से ज्ञान प्रदान करना है, तो उनके अनुसार शिक्षण हेतु इन्हें कार्यान्वित करने में संप्रेषण का प्रयोग करके छात्रों को विषय वस्तु समझाने में सफलता प्राप्त करता है। संप्रेषण के प्रयोग से छात्रों को जो भी उसकी विषय वस्तु होती है उसे समझाने में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक संप्रेषण की कला में निपुण हो। जब तक शिक्षण संप्रेषण की कला में निपुण नहीं होगा, वह अपने शिक्षण को सक्रिय नहीं बना सकेगा। देखिए, इस सब के लिए मतलब उसका जो संप्रेषण की कला है वो भी उसमें निपुण होना जरूरी है, तभी तो वो अपने विचारों को छात्रों तक पहुंचा पाएगा। आगे चलते हैं। शैक्षिक संप्रेषण में अधिकतर द्विध्रुवीय संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। द्विध्रुवीय संप्रेषण क्या होता है? यानी कि इसमें दो, अब एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, तो मतलब टीचर संदेश दे रहा है, वो छात्रों तक पहुंच रहा है ना, छात्र फीडबैक दे रहे हैं, तो द्विध्रुवीय है। यानी कि इसमें दो का होना जरूरी है, दो लोगों का होना जरूरी है। इस प्रकार का संप्रेषण छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाता है। वे अपनी शंकाएं शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर उनका समाधान प्राप्त करते हैं। जटिल और समझ में ना आने वाली संकल्पनाओं और विषय वस्तु से प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। शिक्षक को भी जटिल और समझ में ना आने वाली संकल्पनाओं और विषय वस्तु का स्पष्टीकरण लेने में समर्थ होते हैं। शिक्षक को भी संप्रेषण के माध्यम से अपने शिक्षण के प्रति छात्रों से प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, जिससे वह अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है। जिस तरह से फीडबैक मिलता है उसी के अनुसार शिक्षक अपने शिक्षण को और प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है। शैक्षिक संप्रेषण में शिक्षक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की प्रतिपुष्टियों का परिस्थितियों के अनुकूल प्रयोग करता है। चलिए आगे देखते हैं। शैक्षिक संप्रेषण को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अच्छे शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं और संप्रेषण को ज़्यादा प्रेरणादायक तथा प्रैग्मेटिक बनाने का प्रयास करते हैं। मतलब यहाँ ये कहने का मतलब है कि शैक्षिक संप्रेषण को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अच्छे शिक्षक कक्षा में क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनका जो शिक्षण होता है वो और ज़्यादा प्रभावशाली होता है और रुचिकर लगता है। क्योंकि कोई भी काम, वही चीज़ है कि कोई अगर कुछ बात बता रहा है तो वो देर से समझ आएगी और उसमें रुचि भी नहीं आएगी, जबकि कुछ मॉडल दिखाकर अगर कुछ पढ़ाया जा रहा है तो उसमें ज़्यादा रुचि होती है और वो जल्दी समझ में आती है और वो जो अधिगम होता है वो ज़्यादा समय के लिए होता है। और यहाँ पे कहने का मतलब है कि और संप्रेषण को ज़्यादा प्रेरणादायक, मतलब ज़्यादा प्रेरणादायक बनाया जाता है और प्रैग्मेटिक यानी कि बनाने का प्रयास किया जाता है, यानी कि व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया जाता है, ना कि उसे कल्पनाशील बनाने का। संप्रेषण को और ज़्यादा प्रेरणादायक और व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया जाता है।
जिस शिक्षक का संप्रेषण कला पर जितना अच्छा अधिकार होगा, अर्थात जितनी कुशलता एवं निपुणता के साथ संप्रेषण का उपयोग करेगा, वह उतना ही उसका शिक्षण प्रभावशाली होगा। तो ये तो है ही कि जितना शिक्षक का संप्रेषण कला पर अच्छा अधिकार होगा उसकी, और जितना वो कुशल होगा, निपुण होगा, उसका संप्रेषण का उपयोग वह उतना ही अच्छे से कर पाएगा। आगे है लोक संप्रेषण। मैंने जैसे कि बताया था कि उपयोग के आधार पर संप्रेषण को दो भागों में बांटा है। तो वो शैक्षिक संप्रेषण जो कि अभी हमने देखा था। अब हम देखेंगे लोक संप्रेषण। लोक संप्रेषण चलिए देखते हैं। लोक संप्रेषण में व्यक्ति अपनी बात या संदेश को असंख्य लोगों तक पहुंचाता है। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि लोक संप्रेषण यानी कि बहुत सारे लोग, है ना। तो लोक संप्रेषण में ये ध्यान रखिएगा कि लोक संप्रेषण में क्या होता है कि व्यक्ति अपनी बात या संदेश को असंख्य लोगों तक, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाता है, तो उसे लोक संप्रेषण कहा जाता है। लोक संप्रेषण की प्रकृति सामूहिक होती है। देखिए, लोक संप्रेषण की प्रकृति सामूहिक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ संप्रेषण करना यानी कि इसकी प्रकृति सामूहिक होती है। इसकी भाषा अधिक सरल, सुगम, सुबोध एवं स्पष्ट होती है, जिससे कि जन जन तक पहुंचे, संदेश में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न ना हो सके। देखिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि इस संप्रेषण में इसकी भाषा सुगम होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो लोक संप्रेषण होता है इसमें तरह तरह के लोग होते हैं और तरह तरह की उनकी समझ होती है। तो ऐसे शब्दों का यूज करना चाहिए इसमें, जिससे वो सबकी समझ में आ सके, कोई गलत फहमी ना हो। ठीक है। इस प्रकार के संप्रेषण में अधिकतर संदेश देने वाले व्यक्ति से आमने सामने बात नहीं हो सकती। ये जो संप्रेषण है इसमें आमने सामने बात नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। लोक संप्रेषण से अभिप्राय होता है सूचना, विचारों और अवकाश के सदुपयोग हेतु मनोरंजक गतिविधियों का संप्रेषण। इसका क्या मतलब है लोक संप्रेषण का? कि सूचना, विचार और अवकाश के सदुपयोग एवं मनोरंजक गतिविधियों का संप्रेषण, संचार माध्यमों द्वारा जन जन तक व्यापक प्रसार करना। जो संचार माध्यम है उनके द्वारा हर व्यक्ति तक प्रसार करना किसी भी सूचना का। ठीक है। लोक संप्रेषण में रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, पुस्तकें, वीडियो फिल्मों तथा विज्ञापन बोर्डों का प्रयोग किया जाता है, जो अविष्ट संदेश को जन जन तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। देखिए, जैसे कि पहले भी बताया कि ये आमने सामने नहीं होता है और इसमें ज़्यादातर इस तरह के साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, पुस्तक हैं। तो ये क्या है? ये लोक संप्रेषण में यूज होते हैं। आगे ये दी हुई है, अगर कोई करना चाहे तो कर लीजिएगा। पब्लिक कम्युनिकेशन रेफर टू ऑल impersonal means of communication by which visual and auditory messages are transmitted directly to public। करना चाहे तो कर लीजिएगा, बाकी इतना ज़रूरी नहीं है, वो दिया ही हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्र के विकास में तथा राष्ट्र के निर्माण में लोक संप्रेषण का बहुत बड़ा हाथ होता है। लोक संप्रेषण में जन संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्र के विकास में राष्ट्र का विकास तथा राष्ट्र का जो निर्माण है, इसमें लोक संप्रेषण का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसी के द्वारा तो मतलब सबके जो विचार हैं उनको चेंज किया जाता है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। जनसंचार माध्यम ऐसे संचार यंत्र हैं जिनके द्वारा एक ही समाचार अथवा संदेश को एक बड़े जनमानस जो बहुत दूर दूर रहते हैं तक एक ही समय में एक साथ एवं आसानी से पहुंचाया जा सकता है। जनसंचार माध्यम मास मीडिया जो होता है तो वो ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम एक ही जगह से बहुत सारे लोगों तक एक ही टाइम में एक ही संदेश को पहुंचा सकते हैं। तो ये
बहुत बड़ी बात है। एक ही टाइम में और एक ही जगह पे बैठे बैठे एक ही संदेश को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना, बहुत दूर दूर तक पहुंचाना, तो ये बहुत बड़ी बात है वाकई में। चलिए आगे देखते हैं। ये जनसंचार माध्यम शिक्षण में छात्रों को प्रेरणा देने के लिए, उनकी धारिता शक्ति में वृद्धि के लिए, शिक्षण उद्देश्यों को प्रस्तुत करने के लिए, कक्षा शिक्षण में बने प्रत्ययों को पुनर्बलित करने के लिए, सूचनाओं को समय के अनुसार संगठित करने के लिए, शिक्षण को अधिक रोचक, स्पष्ट तथा सार्वभौमिक बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। चलिए देख लेते हैं। ये डाइट का है, NCERT तथा विभिन्न शैक्षिक राज्य संस्थान जनसंचार माध्यमों का उपयोग कर पारिवारिक शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में आज कार्यरत हैं। NCERT, UGC, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी आदि टेलीविजन के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों छात्रों के लिए तैयार करके प्रसारित कर रहे हैं। देखिए ये जो है NCERT और UGC या इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, ये क्या कर रहे हैं, टेलीविज़न के माध्यम से बहुत से ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम इन्होंने चला रखे हैं और प्रसारित करते हैं उन्हें। अभी ये कार्यक्रम पढ़े लिखे वर्ग के लिए ही विशेष रूप से निर्मित किए जा रहे हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे होंगे उन्हीं की समझ में आएंगी ये, तो इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम चला रखे हैं। ये किस लिए, ये भी तो एक संप्रेषण का ही तरीका है ना। तो ये हमारा हो गया संप्रेषण। संप्रेषण में शैक्षिक संप्रेषण तथा लोक संप्रेषण, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए और कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ये देखिए, एक मिनट, ये से चार्ट के द्वारा, इसके द्वारा डायग्राम बना रखा है इन्होंने, समझा रखा है। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। तो ये हमारा संप्रेषण के प्रकार हो गए। आगे हम देखेंगे, मॉडल दिए हुए हैं इसमें, सबने अलग अलग अपने हिसाब से बना रखे हैं, तो उसे हम देखेंगे। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।